हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 651 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 652 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ेंगे, इसके उत्तर को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें किन किन पॉइंट्स को ऐड करने की आवश्यकता है। प्रश्न काफ़ी अच्छा है। प्रश्न है, भीड़ हत्या या मॉब लिंचिंग एक सभ्य व नैतिक समाज के लिए कलंक है, टिप्पणी करें। आपने इसमें उत्तर लिखा है, भीड़ द्वारा किसी अपराध के लिए केवल अफवाहों के आधार पर किसी को पीट कर मार डालना मॉब लिंचिंग कहलाता है। जैसे 2002 में 5 दलितों को गौ हत्या के अफवाहों के कारण मार डाला गया था। देखिए, हमने आपको ये चीज़ें तो बताई नहीं है कि आप ये वाला एग्जाम्पल इसमें लिखिए, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपको नहीं लिखना है। कई सारे रीजन होते हैं, जैसे एक तो जाति सूचक के कारण आपको नहीं लिखना है, दूसरी बात 2002 की घटना को आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो 2003 का एग्ज़ाम तो है नहीं, या 2004 का भी एग्ज़ाम नहीं है, तो आपको इन पॉइंट से बचना है। दूसरी बात ये, जो मैंने आपके पहले वाले पार्ट में बताया था, वो ये कि आपको कभी ऐसे आंसर नहीं लिखना है कि मॉब लिंचिंग के ये कारण होते हैं और फिर मॉब लिंचिंग का ये प्रभाव होता है और फिर आप यहाँ पे इसके बाद ये बता दें कि संवैधानिक प्रावधान क्या होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश क्या होते हैं और उपाय क्या होते हैं। इसका उत्तर इसको नहीं कहते हैं, ठीक है ना। उत्तर का आप खुद ही सोचा करो। हम तो ये सोचते हैं कि आप लोगों की स्कूलिंग लाइफ इतनी अच्छी होगी कि क्या आप लोग स्कूलिंग लाइफ में भी ऐसे ही आंसर लिखते थे। मतलब जब आप स्कूलिंग लाइफ में, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, स्कूलिंग लाइफ में आपने जैसे लिखा, हम जब आपको देते हैं ऑडियो के बाद हम आपको PDF देते हैं और उसके अलावा कई सारे बच्चे आपसे पहले भी आंसर भेजते रहे हैं, वो लोग भेजते हैं, उनके आंसर चेक होकर यूट्यूब पर जाते हैं। आप उसको तो कम से कम पढ़ा करें, मतलब देख कर ही पता चल जाएगा कि हम कौन सी बड़ी गलती कर रहे हैं या हमें ये गलती नहीं करनी है, हमें ये वाले फ्रेम इस तरीके का उपयोग नहीं करने हैं, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि जैसे आपने यहाँ पे तो ये उपयोग किया है ऊपर लाइन, बाकी आपने यहाँ पे ना तो ऊपर वाले प्रश्न में ना तो यहाँ पे कहीं पे भी आपने उपयोग नहीं किया। एग्जामिनर आपके नंबर यहाँ पे पूरे के पूरे काट देगा, बिल्कुल भी नंबर नहीं देगा, ठीक है। आप कितना भी अच्छा उत्तर लिखे हो, वो कभी पढ़ेगा भी नहीं। तो ये गलतियां नहीं करनी, ये स्थानीय मान वाली, ये आपको ऐसे डेकोरेशन नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत ही खराब चीज़ें हैं। इसका मतलब सीधे से यही होता है एग्जामिनर की नज़र में कि आप मेहनत नहीं कर रही हैं और आपको इतने कानूनी प्रावधान बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपसे पूछे ही नहीं है, क्योंकि प्रश्न इथिक्स का है। इथिक्स में नैतिकता की बात होती है, कानून की बात नहीं होती है, ठीक है। तो आपको ये बातें सारी अवॉइड करनी है यहाँ से, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको काफ़ी बेहतरीन फ्रेम दिया था, काफ़ी अच्छा आपको कंटेंट दिया था, बट फिर भी आप लोग क्यों नहीं लिख पा रहे, हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा। मतलब हम तो उंगली पकड़ के आप लोगों को लिखाना चाह रहे हैं, आंसर दे रहे, ऑडियो फ्रेम दे रहे, बच्चे भी लिख रहे हैं, फिर भी नहीं लिख पा रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। कोशिश करें एक बार और ध्यान से ऑडियो को देखिए। उत्तर केवल उत्तर लिखने के लिए मत लिखें कि हमें आंसर भेजना है, आंसर को बेस्ट से बेस्ट बना के आंसर भेजना है। इसके लिए चाहे आपके 3 घंटे लग जाएं, चाहे 30 घंटे लग जाएं, ये नहीं ध्यान देना। आप खुद सोचो, हमारे पास भी तो ये अपॉर्चुनिटी होती है ना कि हम आपका यूट्यूब पे अब आंसर ना चेक करके केवल एक ऑडियो बना के भेज दिया करें। हम क्यों एक एक बच्चे का आंसर एक एक लाइन चेक करते हैं, भले चाहे हमें 1 घंटा लग जाए चाहे 2 घंटे लग जाए। मतलब जब हमें आलस नहीं आता अपने आप को बेस्ट से और बेस्ट बनाने में, तो आप लोग तो एस्पायरेंट हैं, आपको IAS बनना है, कलेक्टर बनना है। मतलब कलेक्टर नाम सुन के ही हाथ की जो रूह है ना, वो भी अपने आप लगती है कि अरे वाह कलेक्टर का पद, और फिर हमें लगता है कि हम इतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो ये मेहनत सही से करिए, ठीक है। आप लोग टॉपर के वीडियो सुनती हैं, वो लोग कह देते हैं पॉइंट में लिखिए, तो आप लोगों को यही लगता है कि सब कुछ पॉइंट में लिखना है। अच्छा, सबसे बड़ी गलती क्या होती है ना, टॉपर भावना में आके ना जाने क्या क्या बोल जाते हैं उस समय, और उस चीज़ का मिसयूज हो जाता है बच्चों के द्वारा, ठीक है।
तो आप जो फ्रेम हम बताते हैं उसी फ्रेम के आधार पर लिखें। जैसी पीडीएफ हम बना के भेजते हैं वैसी पीडीएफ में आप लिखा करें। जैसा हम आपको ऑडियो में बोलते हैं वैसा ही लिखें। और अगर वैसा नहीं लिख पा रही हैं, वैसी आपको दिक्कत आ रही है, तो आंसर मत लिखें, सिर्फ बच्चों के आंसर सुने। और जब सुन के आपको इतना नॉलेज हो जाए कि हाँ अब हमें आंसर ऐसे लिखना चाहिए, तब आप आंसर लिखें। ठीक है, मतलब खराब लिखने से, बिल्कुल बेकार लिखने से लाख गुना बेहतर है ना लिखें। ठीक है, तो ये आप काम कीजिए, पैराग्राफ में इनको बनाने की कोशिश कीजिए, तब आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन होगा। और यहाँ पे अंडरलाइन ऊपर हमेशा किया करिए। जब तक आप इसमें अंडरलाइन नहीं करेंगे, आपका माना ही नहीं जाएगा कि आपने असहिष्णुता लिखा है, माना ही नहीं जाएगा कि आपने जाति लिखा है। ये सब गलत वर्ड हो जाते हैं। हिंदी में आपने अगर सुलेख प्रतियोगिता कभी की होगी या हिंदी कभी वोकेबलरी या वर्तनी देखा होगा तो वहाँ आप समझ जाती होंगी। ठीक है, और वैसे भी जब हम गलती करके नहीं लिखते हैं, एक बात होता है कि देख कर लिखना है और दूसरा होता है अपने मन से लिखना है। अपने मन से गलतियाँ चल जाती हैं, बट देख कर आप लोग लिखते हैं फिर भी आप गलतियाँ करते हैं। ठीक है, तो इन गलतियों से दूरी बनाइए। उम्मीद है आप समझ गई होंगी हमने आपका आंसर क्यों नहीं चेक किया है, क्योंकि वही बात है, गलत चेक नहीं कर सकता, अपने अन्य अभ्यर्थियों को मैं गलत डायरेक्शन दे नहीं सकता। ठीक है, हमारी बातें आपको जरूर बुरी लग सकती हैं, लेकिन आप यकीन मानिएगा कि अगर आपको मेरी बातें बुरी लग रही हैं और आप अगर इसमें सुधार नहीं कर पा रही, जब तक आप सुधार नहीं करेंगे यूपीएससी में आंसर राइटिंग लिखना नहीं आएगा और नंबर तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप इन सभी उपायों में अपने आप को सुधारेंगी और अगली बार से बेहतरीन से और बेहतरीन उत्तर लिखकर हमें चेक कराएंगे। तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के आंसर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।